नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सांसद मेनका गांधी के पत्र का संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। पिछले दिनों मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया। सीएम ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। सीएम के निर्देश पर जांच समिति का गठन हुआ। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जांच समिति का गठन कर लिया। कृषि उत्पादन आयुक्त मनीषा पवार की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। जांच समिति में अपर वित्त सचिव भूपेश तिवारी सदस्य होंगे। जांच समिति को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए। ये बता दें, सांसद मेनका गांधी ने सीएम को पत्र लिख पशुपालन सचिव और मीनाक्षी सुंदरम और भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस पत्र पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए और अब एक जो है गठन किया जाएगा समिति का, जिसके बाद जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन फोन लाइन पर है, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने जहां पत्र का संज्ञान लिया है, तो वही आगे अब इस पर क्या कार्यवाही होगी, जरा पूरा अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने जो पत्र लिखा था जिसमें पशुपालन सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसका संज्ञान लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए और उस निर्देश के आधार पर मुख्य सचिव ने एक जांच समिति का गठन किया है, जिसमें कृषि उत्पादक आयुक्त मनीषा पवार उसकी अध्यक्षता करेंगी और अपर वित्त सचिव भूपेश तिवारी उसमें सदस्य होंगे और 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी। तो कई सारे आरोप उस पत्र में मेनका गांधी द्वारा लगाए गए थे, जिसमें भेड़ एवं ऊन जो विकास बोर्ड है उसके जो सीईओ है उस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम पर भी आरोप लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि बोर्ड द्वारा 13 लाख से अधिक की लग्जरी गाड़ी खरीदी गई। इसके अलावा नोएडा में फ्लैट खरीदा गया और जो जानवरों के लिए जो आहार था वो पंजाब से दोगुने रेटों में खरीदा गया। साथ ही जो बोर्ड में कंसल्टेंट नियुक्त किया गया उसकी सैलरी मुख्य सचिव से भी ज्यादा है। तो इसी तरह उसमें 7 बिंदु थे जिसमें गंभीर आरोप लगाए थे। तो उसको देखते हुए जो पत्र था उसका संज्ञान लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच समिति बनाई है और 15 दिन के अंदर जो है उसकी रिपोर्ट देनी होगी जो जांच समिति के अधिकारी हैं और उसके बाद खुलासा होगा कि वाकई कोई अनियमितताएं बोर्ड में हुई है या नहीं हुई है या मेनका गांधी को गलतफहमी हुई है, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जांच समिति का गठन कर लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांच समिति का गठन हुआ। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में यह समिति का गठन होगा। उसी के साथ अब पूरा मामला क्या है उस पर जांच की जाएगी। हालांकि जो मेनका गांधी आरोप लगा रखी है उसमें कितनी सच्चाई है उस पर भी खुलासा हो जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएम का चेहरा घोषित करने पर अड़े हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश बिना सीएम का चेहरा घोषित किए चुनाव में जाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के इस आपसी टकराव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद को अलग थलग किए जाने की बात भी कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस आपसी टकराव को लेकर बीजेपी के नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस की आपसी लड़ाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। धन सिंह रावत ने कांग्रेस को सुझाव देते हुए कहा कि वो इस तरह खुलेआम सड़क पर ना लड़े। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमोहन फोन लाइन पर, उनसे अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ रही है। हालांकि इसका पुरजोर फायदा बीजेपी भी उठा रही है। बीजेपी के नेता भी कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। तो अब किस तरफ जाएगा ये चुनावी साल अगर इसी तरह अंतर्कलह चलती रही तो? जी बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि चुनाव 1 साल से कम समय ही उसमें बचा है और इस तरह से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है जो सरकार में यहाँ पे रही है और उसमें इस तरह से जो अंतर्कलह सामने आ रहा है वो वाकई पार्टी को नुकसान देगा और पुरजोर जितना भी फायदा इससे मिल सकता है भाजपा उसका उठाने की कोशिश करेगी और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। पूर्व जो सीएम है हरीश रावत, उनकी मांग है कि बीजेपी से उत्तराखंड में टक्कर होनी है तो इस चुनाव को राज्य का चुनाव ही बनाया जाए। सीएम का चेहरा इसलिए घोषित करना जरूरी है, उनके द्वारा कहा गया है कि अगर सीएम का चेहरा घोषित नहीं करते हैं तो जो
मोदी मैजिक है जो 2017 में देखने को मिला था, वो एक बार फिर से हावी हो जाएगा। इसी को लेकर जो है सीएम हरीश रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार मांग कर रहे हैं कि सीएम का चेहरा घोषित हो। और दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हैं, उनकी इस पर सहमति नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस की यही इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। 2012 में भी इसी तरह से हुआ था, बाद में विजय बहुगुणा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल हुआ था। तो उनका अपना एक ये स्टैंड है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, तो इस बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम की अगर हम बात करें तो वो काफी उनका अनुभव है अपना, और 2017 में जो देखने को मिला था, दो जगह से चुनाव वो खुद हार गए थे हरीश रावत। तो उसको देखते हुए उनका कहना है कि ये चुनाव राज्य का चुनाव होना चाहिए। जो मौजूदा मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस कांग्रेस का जो चेहरा होगा उस पर चुनाव होना चाहिए, ना कि ये केंद्र आधारित चुनाव हो। तो ये रणनीति हरीश रावत की है, जिसमें जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके अपने अपने मत हैं। और जो खुलकर जो बयानबाजी सामने आ रही है कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि कई सार्वजनिक मंचों पर मेरे फोटो गायब कर दिए गए, और अलग थलग जो है एक बड़े लीडर को किया जा रहा है। जो मौजूदा वर्तमान में जो नेतृत्व है वो एक बड़े लीडर को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी आपको देते चले। 15 जनवरी को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक, शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। 15 जनवरी को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर कैबिनेट लगा सकती है अपनी मोहर। अब उम्मीद ये है कि जो भी मुद्दे रखे जाएंगे उस पर चर्चा मंथन के बाद आखिर कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। उत्तराखंड में हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियों पर छिड़ी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। महाकुंभ की तैयारियों में हो रही लेट लतीफी को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने तो पहले से ही सरकार पर सवालों की बौछार कर रखी है, और अब हाईकोर्ट ने भी सरकार को तगड़ी फटकार लगा दी। ये बता दें कि राज्य सरकार पिछले लंबे वक्त से कुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से विपक्ष के वार के साथ साथ सरकार को हाईकोर्ट की फटकार भी झेलनी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में महाकुंभ की तैयारियों पर तकरार, कांग्रेस के निशाने पर आई उत्तराखंड सरकार। हाई कोर्ट ने भी लगाई त्रिवेंद्र सरकार को फटकार। कोर्ट में तलब हुए हेल्थ सचिव और डीएम हरिद्वार। मकर संक्रांति यानी गुरुवार को हरिद्वार कुंभ का पहला पर्व स्नान होगा, लेकिन महाकुंभ की तैयारियों को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर सवालों की बौछार लगातार जारी है। विपक्षी दल कांग्रेस तो सवाल उठा ही रहा है। अब हाई कोर्ट से भी त्रिवेंद्र सरकार को तगड़ी फटकार लग गई। सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मेला अधिकारी और हरिद्वार के डीएम को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। बुधवार को भी हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरिद्वार महाकुंभ में इंतजाम को लेकर नाराजगी जताई गई। कोर्ट ने जिला जज हरिद्वार को हरिद्वार व ऋषिकेश के अस्पतालों में उपलब्ध बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू उपकरण, स्टाफ आदि का ब्यौरा जुटाकर 21 फरवरी तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य सरकार के दावों की हकीकत पता चल सके। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार की तरफ से मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाए, ताकि महाकुंभ को लेकर एसओपी जारी हो सके। कोर्ट ने महाधिवक्ता की ओर से आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 15 फरवरी से पहले दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी और मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उस दिन भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साफ है कि हाईकोर्ट द्वारा इस तरह मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारियों को तलब करना कुंभ की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं सत्ताधारी दल अपनी सरकार को कवर अप करता दिखाई दे रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का अपने काम करने का तरीका है, और अगर कोई निर्देश दे रहे हैं तो हम जो है उसका पालन भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ का जो आयोजन है निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें एक और करोड़ों जो श्रद्धालु हैं
उनकी आस्था जुड़ी हुई है और वहीं सरकार को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास है कि वह लोगों के जीवन की रक्षा करे और शायद माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी ये सवाल होंगे। हाई कोर्ट से सरकार को लगी फटकार के बाद विपक्ष ने हमलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। कांग्रेस कुंभ के आयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि न उपलब्ध कराने का आरोप लगा रही है। वहीं कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की तैयारियों से बुद्धिजीवी वर्ग भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। कुंभ का जो है आयोजन होने जा रहा है और डबल इंजन की सरकार है। जितने धन की आवश्यकता थी वो धन नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में कुंभ होता है तो भरपूर मात्रा में जो है केंद्र की सरकार जो है पैसा उपलब्ध कराने का काम करती है। कोई काम जो है कुंभ में नहीं हो पाया है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। कोविड-19 की वजह से वैसे भी परेशानी तो हो ही गई थी, कितना बड़ा वो है, लेकिन लगता नहीं कि सरकारें चाहे इतनी गंभीर हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ को लगता है सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही हैं, क्योंकि उसमें करोड़ों लोगों ने आना है। पिछली बार कहा गया था कि 9 करोड़ लोग आएंगे और पहला जो स्नान होता है वो मकर संक्रांति शुरू होता है और अभी हरिद्वार में कुछ नहीं है। सरकार पिछले लंबे समय से कुंभ की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक ना तो तैयारियां पूरी हो पाई हैं और ना ही देहरादून हरिद्वार हाईवे का काम पूरा हो पाया है। गौरतलब है कि इस बार कुंभ के आयोजन के लिए सरकार को केवल कुंभ की व्यवस्था ही नहीं करनी है, बल्कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करवाना है। ऐसे में सरकार की चुनौतियां दोगुनी हो गई हैं। अब देखना यह है कि त्रिवेंद्र सरकार इन चुनौतियों से किस तरह निपटती है। देहरादून से किशोर रावत और चंद्रमोहन के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस 15 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंटर कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंटर कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और जिसमें किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक समापन के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के विरोध में है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन का घेराव किया जाएगा। साथ ही 18 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। 15 जनवरी को राजभवन पर हल्ला बोल, जिसके लिए कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतरी है और लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि किसानों के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस से उनका समर्थन करने के लिए तैयार है और उसी को लेकर बैठक भी हुई, उसमें मंथन हुआ, आगे की रणनीति बनाई गई। 15 जनवरी को घेराव की तैयारी। ज्यादा जानकारी लेंगे, अंकित काला फोन लाइन पर हमारे साथ है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां हैं 15 जनवरी को लेकर? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के राजभवन का घेराव करेगी और इसको लेकर के प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। इंटर कांग्रेस ने इसकी बैठक ले चुकी है और इसमें कुल मिलाकर के अर्चना ये निर्णय लिया गया है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस की सीधा डिमांड अर्चना यही है कि जो नए कृषि कानून जो सरकार ने बनाए हैं, इसको
वापस ले, और कांग्रेस का कहना है कि अगर जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक इस तरीके के कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। इसके साथ ही 18 तारीख को कैंडल मार्च निकालने का भी कांग्रेस ने कार्यक्रम तय किया है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेवा योजना विभाग की ओर से 21 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। मेले में प्रतिभाग करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन 14 से 19 जनवरी तक देहरादून सर्वे चौक के निकट स्थित सेवा योजना कार्यालय में होगा। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ने बताया है कि इस मेले में 5 नियोजक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जो 80 पदों पर रोजगार के लिए बेरोजगारों का चयन करेगी। इसके लिए 14 से 19 जनवरी तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद 21 जनवरी को युवाओं का साक्षात्कार होगा और वहीं पर पंजीकरण के लिए मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया और उसी के साथ सेवा योजना का पंजीयन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, पहचान पत्र साथ में लाना जरूरी होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। मकर संक्रांति पर गंगा घाट पर श्रद्धालु पहुंचे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट गंगा पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई और वहीं पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का गंगा स्नान लगातार जारी है। हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालु जुटे। हर जगह भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1500 की संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश की। ये तस्वीरें, इतनी कड़ाके की ठंड है जहां लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन यहां पर इस कड़ाके की ठंड में लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। आज खास पर्व है, मकर संक्रांति है, जिसको लेकर लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुलकित हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह श्रद्धालुओं में है और कितनी भीड़ जुट गई अभी तक? पुलकित, देखिए, साल का पहला ये बहुत बड़ा स्थान है, मकर संक्रांति का स्थान है। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो देश भर में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इस पर्व को जाना जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से इसको जाना जाता है और इस दिन गंगा का स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। धर्मगिरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर काफी भीड़ जो है वो सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई है। हालांकि सुबह ठंड बहुत ज्यादा थी और कोहरा भी चारों तरफ पसरा हुआ था, उस कारण जो है भीड़ उतनी नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही धूप निकलने लगी और कोहरा और धुंध जो छटने लगी, उसके बाद भीड़ का जो है श्रद्धालु का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो गया। अभी तक के आंकड़े की यदि बात करें तो अधिकारियों के अनुसार सुबह 10 से 11 बजे तक लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं और प्रशासन के ऐसी एक आकलन है कि आज के स्नान में लगभग 8 लाख लोग या 5 लाख से अधिक लोग स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन की ओर से इसमें सुरक्षा के लिए और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रूट डायवर्जन किया गया है ताकि किसी भी तरह की जाम की समस्या ना हो। उसके अलावा मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो करीब लगभग 1500 की संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसी भी यहाँ पर तैनात है। फिलहाल जो मेला है वो पूरा उसमें अपने जो है हुजूम उसमें उमड़ा हुआ है श्रद्धालुओं का और मेला इसमें सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए चमोली से जानकारी। भगवान आदि बद्री धाम के कपाट खुले। मकर संक्रांति के पर्व पर धाम कपाट खोल दिए गए हैं और आपको बता दें सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर को खोला गया और आज 1 दिवसीय महाअभिषेक समारोह होगा। पूरे साल में केवल 1 महीने बंद रहते हैं आदि बद्री मंदिर के कपाट, लेकिन आज खास मौका है और मकर संक्रांति है जहां अलग उत्साह लोगों में देखने को मिलता है और पूरे श्रद्धा भाव से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए सुबह 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर को खोल दिया गया। मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और आज होगा 1 दिवसीय मेला, जिसमें 1 दिवसीय पूजन होगा, महाअभिषेक होगा और इस समारोह में सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। पहाड़ों की रानी मसूरी के पास जौनपुर, जौनसार और अवाई घाट में माघ के महीने में मनाए जाने वाला त्योहार शुरू हो चुका है। मरोज त्योहार इस दिन मनाया जाता है, जिसमें हर गांव के घर घर में बकरे काटने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। मरोज का त्योहार कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है, जिसमें इस त्योहार के दौरान गांव से बाहर रहने वाले सभी लोग अपने घर आते हैं और इस त्योहार में गाना बजाना कर खूब जश्न मनाते हैं। वहीं इस पर्व के दौरान पूरे 1 महीने तक हर गांव के पंचायती आंगन के साथ घरों में लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस खास पर्व को देखते हुए यहाँ हर गांव में कई परिवार पूरे साल भर घर पर बकरों को पालते हैं और यही बकरे इस त्योहार के भी काम आ जाते हैं। मरोज त्योहार मनाने के लिए एक मान्यता के अनुसार जौनपुर, अवाई और जौनसार बाबर के निवासी अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और हर गांव में एक पांडव का मंदिर है, जो इसका पुख्ता प्रमाण है। मान्यता के अनुसार द्रौपदी ने दुशासन के खून से केश धोने के बाद ही अपनी चोटी गूंथी थी, इसीलिए यहाँ की महिलाएं भी बकरा काटने के बाद ही पूजा अर्चना करने के बाद अपने केश की वेणी गूंथती हैं। देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि के बाद शासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पशु स्वास्थ्य विभाग के साथ ही वन विभाग द्वारा बर्ड फ्लू को खासा चौकसा बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन में काफी चौकसी देखने को मिल रही है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में वन विभाग द्वारा पूरे वन क्षेत्र के साथ ही नदी तालाबों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। खासतौर पर पोल्ट्री उद्योग पर भी पैनी नजर है। इसके अलावा लोगों को बर्ड फ्लू के खतरे से जागरूक करने के काम में भी विभाग जुटा हुआ है। बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और ऐसे में सरकार ने पूरी तरह से वन विभाग और पशु स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा हुआ है। हम मौजूद हैं लक्सर के वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में। देख लेते हैं कि किस तरह के इंतजाम है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए और क्या तैयारी की गई है वन विभाग की तरफ से। हमारे साथ में यहाँ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, जिनमें वन क्षेत्र अधिकारी भी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अब बर्ड फ्लू का खतरा गहरा गया है, खासतौर पर उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश के आसपास और कोटद्वार में कुछ पक्षी भी मरे मिले हैं और कहीं ना कहीं ये भी पुष्टि होगी कि बर्ड फ्लू की दस्तक यहाँ हो गई है। किस तरह की तैयारी है? बर्ड फ्लू के संदर्भ में हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं। पूरा विभाग अलर्ट पर है और कोई सूचना प्राप्त होते ही तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वर्तमान में अभी यहाँ पर कोई इस प्रकार की सूचना नहीं है। तो जैसे कि लक्सर क्षेत्र का जो पूरा टोटल वन क्षेत्र है, उसमें आपका भोगपुर से लेकर के गंगा का इलाका है और ये हमारा एक तरह से यदि देखा जाए तो जंगल जितना भी, उसमें टोटल में कहीं ना कहीं बर्ड यानी चिड़ियाँ और अनेक प्रकार के पक्षियों का एक बड़ा समूह यहाँ रहता और दूसरे क्षेत्रों से भी आता जाता रहता। उसमें किस तरह से मतलब आप वॉच करेंगे उसे? क्या कोई वॉलंटियर आपने रखे हुए या फिर विभाग उस पर किस तरह काम कर रहा है? हमारा जो लोकल स्टाफ है वो नियमित रूप से गश्त कर रहा है, नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है और पूरा निगरानी बनाए हुए हैं क्षेत्र के में सब जगह पर, और अगर कोई सूचना प्राप्त हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। वैसे जो तालाब हैं उसे लेकर के क्या आप लोगों ने गांव के स्तर पर भी इस तरह का जागरूकता अभियान चला है लोगों को कि भाई अगर कोई पक्षी मरा पा जाता है या फिर मतलब कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है? हाँ बिल्कुल, हमारा लोकल स्टाफ और मैं खुद भी जाकर गाँव वालों को भी इस संदर्भ में अवगत करा रहे हैं और जागरूकता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जन सहयोग से ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे रेंजर वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी हैं और इन्होंने साफ तौर पर यह भी बता दिया है कि अकेले वन विभाग ही नहीं है, जो क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठन हैं और खासतौर पर ग्राम स्तर पर उन लोगों से भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बनाया गया है। खासकर तालाबों के आसपास या नदियों के आसपास का जो इलाका है उस पर निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं वन क्षेत्र की ये पूरी टीम जो गश्त करके भी पूरी भारी ठंड के बीच लौटी है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का गश्त जो है पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू के खतरे से निपटा जा सके। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।